दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। मैं आपसे अपने स्थान पर कार्य करने का सम्मान मांगता हूँ। यह कार्य मुझे दे दो मेरे प्रभु, और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लिटिल फिंगर ने ठहाका लगाया। सर लोरस, यदि हम आपको अकेले भेजते हैं तो सर ग्रेगर आपके उस सुंदर मुंह में एक बेर भरकर आपका सिर हमें वापस भेज देंगे। माउंटेन किसी भी आदमी के न्याय के लिए अपनी गर्दन झुकाने वाला नहीं है। मैं ग्रेगर क्लेगन से नहीं डरता, सर लोरस ने घमंड से कहा। नेड ने खुद को धीरे धीरे एगॉन के विकृत सिंहासन की कठोर लोहे की सीट पर वापस ला दिया। उसकी आंखें दीवार के साथ चेहरों को खोज रही थीं। लॉर्ड बेरिक, उसने पुकारा। थोरोस ऑफ मायर, सर ग्लेडेन, लॉर्ड लोथर। नामित लोग एक एक करके आगे बढ़े। आप में से प्रत्येक को ग्रेगर के पास मेरा संदेश पहुंचाने के लिए 20 आदमी इकट्ठा करने हैं। मेरे अपने 20 रक्षक आपके साथ जाएंगे। लॉर्ड बेरिक नेड ने अपनी आवाज ऊंची की, जो सिंहासन कक्ष के दूर के छोर तक पहुंची। हाउस बैराथियन के रॉबर्ट के नाम पर, अपने नाम के पहले एंडल्स और रॉयनार के राजा और पहले पुरुषों, 7 राज्यों के स्वामी और क्षेत्र के रक्षक, हाउस स्टार्क के एडार्ड के वचन से उनके हाथ, मैं आपको जल्दी से जल्दी पश्चिमी इलाकों में जाने, राजा के झंडे के नीचे ट्राइडेंट के लाल कांटे को पार करने और झूठे शूरवीर ग्रेगर क्लेगन और उसके अपराधों में शामिल सभी लोगों को राजा का न्याय दिलाने का आदेश देता हूं। मैं उसकी निंदा करता हूं, उसे दोषी ठहराता हूं और उसे सभी रैंक और उपाधियों, सभी भूमि और आय और जोत से वंचित करता हूं और उसे मौत की सजा देता हूं। भगवान उसकी आत्मा पर दया करें। जब उसके शब्दों की गूंज बंद हो गई तो फूलों का शूरवीर हैरान लग रहा था। लॉर्ड एडार्ड, मेरा क्या? नेड ने उसे नीचे देखा। ऊपर से लोरस टायरेल लगभग रॉब जितना ही युवा लग रहा था। कोई भी आपकी वीरता पर संदेह नहीं करता सर लोरस, लेकिन हम यहां न्याय के बारे में बात कर रहे हैं और आप जो चाहते हैं वह प्रतिशोध है। उसने लॉर्ड बेरिक की ओर देखा। सुबह जल्दी उठो, ये काम जल्दी से जल्दी करने चाहिए। उसने हाथ हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। पर उठाया। सिंहासन आज कोई और याचिका नहीं सुनेगा। एलिन और पोर्टर उसे वापस नीचे लाने के लिए लोहे की सीढ़ियां चढ़ गए। जैसे ही वे नीचे उतरे, वह लोरस टायरेल की उदास निगाहों को महसूस कर सकता था, लेकिन नेड के सिंहासन कक्ष के फर्श पर पहुंचने से पहले ही लड़का दूर चला गया था। आयरन सिंहासन के तल पर वेरिज काउंसिल टेबल से कागजात इकट्ठा कर रहा था। लिटिल फिंगर और ग्रैंड मास्टर पाइसेले पहले ही विदा ले चुके थे। आप मुझसे ज्यादा साहसी आदमी हैं, मेरे प्रभु, नपुंसक ने धीरे से कहा। ऐसा कैसे लॉर्ड वेरिज? नेड ने रूखेपन से पूछा। उसका पैर कांप रहा था और वह शब्दों के खेल के मूड में नहीं था। अगर मैं वहां होता तो मुझे सर लोरस को भेजना चाहिए था। वह दानेथ जाना चाहता था, और एक आदमी जिसके दुश्मन लैनिस्टर्स हैं, उसके लिए टायरेल्स को अपना दोस्त बनाना अच्छा रहेगा। सर लोरस युवा है, नेड ने कहा। मुझे लगता है कि वह निराशा से उबर जाएगा। और सर इलिन? नपुंसक ने एक मोटा पाउडर लगा गाल सहलाया। आखिरकार वह राजा का न्यायाधीश है। अपने कार्यालय का काम करने के लिए दूसरे लोगों को भेजना, कुछ लोग इसे गंभीर अपमान के रूप में समझ सकते हैं। कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, सच में। नेड मूक शूरवीर पर भरोसा नहीं करता था, हालांकि शायद ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे जल्लाद पसंद नहीं थे। मैं आपको याद दिला दूं, पेन्स हाउस लैनिस्टर के बैनरमैन हैं। मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को चुनना सबसे अच्छा है जो लॉर्ड टाइवन के प्रति कोई वफादारी नहीं रखते। बेशक बहुत विवेकपूर्ण, वेरिज ने कहा। फिर भी मुझे हॉल के पीछे सर इलिन को देखने का मौका मिला, जो अपनी पीली आंखों से हमें घूर रहा था, और मुझे कहना चाहिए वह खुश नहीं दिख रहा था। हालांकि निश्चित रूप से हमारे मूक शूरवीर के बारे में बताना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी निराशा से भी उबर जाएगा। उसे अपना काम बहुत पसंद है। हसनसाई सर लोरस को नहीं भेजेगा। संसा ने उस रात जेन पूल से कहा, जब वे लैंप की रोशनी में एक ठंडा खाना खा रहे थे। मुझे लगता है कि यह उसके पैर की वजह से था। लॉर्ड एडार्ड ने अपना भोजन एलिन, हार्विन और वेयोन पूल के साथ अपने शयन कक्ष में किया था,
ताकि उनके टूटे पैर को आराम मिल सके। और सेप्टा मोर्डेन ने पूरे दिन गैलरी में खड़े रहने के कारण पैरों में दर्द की शिकायत की थी। आर्या को उनके साथ शामिल होना था, लेकिन वह अपने नृत्य पाठ से वापस आने में देर कर रही थी। उसका पैर? जेनी ने अनिश्चितता से कहा। वह सांसा की ही उम्र की एक सुंदर काले बालों वाली लड़की थी। क्या सर लोरस ने अपने पैर को चोट पहुंचाई? उसके पैर को नहीं। सांसा ने चिकन के पैर को धीरे से कुतरते हुए कहा। पिता का पैर? मूर्ख, यह उन्हें बहुत दर्द देता है, यह उन्हें क्रोधित करता है। अन्यथा मुझे यकीन है कि उन्होंने सर लोरस को भेजा होता। उसके पिता के फैसले ने उसे अभी भी हैरान कर दिया था। जब फूलों के शूरवीर ने बात की थी तो उसे यकीन था कि वह ओल्ड नान की कहानियों में से एक को जीवंत होते देखने वाली थी। सर ग्रेगर राक्षस था और सर लोरस असली नायक था जो उसे मार डालेगा। वह एक सच्चा हीरो भी लग रहा था, इतना पतला और सुंदर, उसकी पतली कमर के चारों ओर सुनहरे गुलाब और उसकी आंखों में गिरते उसके गहरे भूरे बाल। और फिर पिता ने उसे मना कर दिया था। इससे वह बहुत परेशान हो गई थी, जितना वह बता सकती थी। उसने गैलरी से सीढ़ियां उतरते समय सेप्टा मोर्डेन से बहुत कुछ कहा था, लेकिन सेप्टा ने उसे केवल इतना बताया था कि उसे अपने स्वामी पिता के निर्णयों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। तभी लॉर्ड बेलिश ने कहा था, ओह, मुझे नहीं पता सेप्टा, उसके स्वामी पिता के कुछ निर्णयों पर थोड़ा सवाल उठाया जा सकता है। युवती जितनी प्यारी है उतनी ही बुद्धिमान भी है। उसने सांसा को एक व्यापक प्रणाम किया, इतना गहरा कि उसे यकीन नहीं था कि उसकी तारीफ की जा रही है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। सेप्टा मोर्डेन यह जानकर बहुत परेशान हो गई थी कि लॉर्ड बेलिश ने उनकी बातें सुन ली थीं। लड़की बस बात कर रही थी मेरे स्वामी, उसने कहा था। मूर्खतापूर्ण बकवास टिप्पणी से उसका कोई मतलब नहीं था। लॉर्ड बेलिश ने अपनी छोटी नुकीली दाढ़ी को सहलाया और कहा, कुछ नहीं, बताओ बच्ची, तुमने सर लोरस को क्यों भेजा होगा? सेंसा के पास नायकों और राक्षसों के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजा के सलाहकार ने मुस्कुराया। ठीक है, ये वे कारण नहीं है जो मैं बताता, लेकिन उसने उसके गाल को छुआ था। उसका अंगूठा हल्के से गाल की हड्डी की रेखा को छू रहा था। जीवन एक गीत नहीं है प्रिय, तुम एक दिन अपने दुख में यह सीख सकती हो। हालांकि सेंसा को जेनी को यह सब बताने का मन नहीं था। यह सोचकर ही उसे बेचैनी हो रही थी। सर इलिन राजा के न्यायाधीश हैं, सर लोरस नहीं, जेनी ने कहा। लॉर्ड एडार्ड को उसे भेजना चाहिए था। सांसा कांप उठी। हर बार जब वह सर इलिन पेन को देखती तो वह कांप उठती। उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कोई मृत वस्तु उसकी नंगी त्वचा पर रेंग रही हो। सर इलिन लगभग दूसरे राक्षस की तरह है। मुझे खुशी है कि पिता ने उसे नहीं चुना। लॉर्ड बेरिक सर लोरस जितना ही नायक है। वह हमेशा बहुत बहादुर और वीर है। मुझे लगता है, सांसा ने संदेह से कहा। बेरिक डोंडारियन काफी सुंदर था, लेकिन वह बहुत बूढ़ा था, लगभग 22 साल का। नाइट ऑफ फ्लावर्स कहीं बेहतर होता। बेशक जेनी को लॉर्ड बेरिक से तब प्यार हो गया था जब से उसने उसे सूचियों में पहली बार देखा था। सांसा को लगा कि वह मूर्ख बन रही है। जेनी केवल एक प्रबंधक की बेटी थी आखिरकार, और चाहे वह उसके पीछे कितनी भी पागल क्यों न हो, लॉर्ड बेरिक कभी भी अपने से इतने नीचे किसी की ओर नहीं देखेगा, भले ही वह उसकी आधी उम्र की न हो। हालांकि ऐसा कहना निर्दयी होता, इसलिए सैंसा ने दूध का घूंट लिया और विषय बदल दिया। मैंने सपना देखा था कि जोफ्रे ही सफेद हिरण को ले जाएगा, उसने कहा। यह वास्तव में एक इच्छा से ज्यादा था, लेकिन इसे सपना कहना ज्यादा बेहतर लगा। हर कोई जानता था कि सपने भविष्य सूचक होते हैं। सफेद हिरण बहुत दुर्लभ और जादुई माने जाते थे, और अपने दिल में वह जानती थी कि उसका बहादुर राजकुमार अपने शराबी पिता से ज्यादा योग्य है। एक सपना? सच में? क्या राजकुमार जोफ्रे बस उसके पास गया और उसे अपने नंगे हाथों से छुआ और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, सेंसा ने कहा। उसने उसे एक सुनहरे तीर से मारा और मेरे लिए वापस ले आया। गीतों में शूरवीर कभी जादुई जानवरों को नहीं मारते थे। वे बस उनके पास जाते थे और उन्हें छूते थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन वह जानती थी कि जोफ्रे को शिकार करना पसंद था, खासकर हत्या वाला हिस्सा। हालांकि केवल जानवर।
सैंसा को यकीन था कि उसके राजकुमार का जॉरी और उन दूसरे बेचारे लोगों की हत्या में कोई हाथ नहीं था। वह उसका दुष्ट चाचा किंग्सलेयर था। वह जानती थी कि उसके पिता अभी भी इस बात से नाराज हैं, लेकिन जॉफ को दोष देना उचित नहीं था। यह आर्या द्वारा किए गए किसी काम के लिए उसे दोषी ठहराने जैसा होगा। मैंने आज दोपहर तुम्हारी बहन को देखा, जेन ने अचानक कहा, जैसे कि वह सैंसा के विचारों को पढ़ रही थी। वह अपने हाथों के बल अस्तबल में चल रही थी। वह ऐसा क्यों करेगी? मुझे यकीन है कि मुझे नहीं पता कि आर्या ऐसा क्यों करती है। सैंसा को अस्तबल से नफरत थी, गोबर और मक्खियों से भरी बदबूदार जगहें, यहां तक कि जब वह घुड़सवारी करने जाती थी तो उसे लड़का घोड़े पर काठी बांधकर उसे यार्ड में लाना पसंद था। क्या तुम कोर्ट के बारे में सुनना चाहती हो या नहीं? हां, जेनी ने कहा। एक काला भाई था, सैंसा ने कहा। दीवार के लिए लोगों से भीख मांगता था, लेकिन वह थोड़ा बूढ़ा और बदबूदार था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने हमेशा नाइट वॉच को अंकल बेनेजेन जैसे लोगों के रूप में कल्पना की थी। गानों में उन्हें दीवार के काले शूरवीर कहा जाता था, लेकिन यह आदमी टेढ़ा मेढ़ा और घिनौना था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जू हो। अगर नाइट वॉच सच में ऐसी ही थी तो उसे अपने कमीने सौतेले भाई जॉन पर तरस आ रहा था। पिता ने पूछा कि क्या हॉल में कोई शूरवीर है जो काला लेकर अपने घरों का सम्मान करेगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इसलिए उसने इस योरेन को राजा की काल कोठरी में से अपनी पसंद का एक टुकड़ा दिया और उसे अपने रास्ते पर भेज दिया। और बाद में ये दोनों भाई उसके सामने आए, डोर्निश मार्चेस के फ्री राइडर्स, और राजा की सेवा में अपनी तलवारें गिरवी रख दी। पिता ने उनकी शपथ स्वीकार कर ली। जेन ने जम्हाई ली। क्या कोई नींबू केक है? संसा को बाधित होना पसंद नहीं था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा। नींबू केक सिंहासन कक्ष में जो कुछ भी हुआ था उससे अधिक दिलचस्प लग रहा था। चलो देखते हैं, उसने कहा। रसोई में कोई नींबू केक नहीं मिला, लेकिन उन्हें आधी ठंडी स्ट्रॉबेरी पाई मिली, और वह लगभग उतनी ही अच्छी थी। उन्होंने इसे टॉवर की सीढ़ियों पर खाया, खिलखिलाते हुए और गपशप करते हुए और रहस्य साझा करते हुए। और संसा उस रात लगभग आर्या की तरह ही दुष्ट महसूस करते हुए बिस्तर पर गई। राजा का मुकुटधारी हिरण ऊंचे डंडे से उड़ रहा था, स्टार्क का डायरवुल्फ और लॉर्ड बेरिक का अपना कांटेदार बिजली का मानक छोटे डंडों से। यह सब बहुत रोमांचक था। एक गीत जीवंत हो उठा। तलवारों की खटपट, मशालों की रोशनी की झिलमिलाहट, हवा में नाचते बैनर, घोड़ों की खर्राटे और हिनहिनाहट, सूर्योदय की सुनहरी चमक पोर्टकुलिस की सलाखों के बीच से तिरछी होकर ऊपर की ओर बढ़ रही थी। विंटरफेल के लोग अपने चांदी के मेल और लंबे भूरे रंग के लबादों में विशेष रूप से अच्छे लग रहे थे। एलिन ने स्टार्क का बैनर उठाया। जब उसने उसे शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए लॉर्ड बेरिक के बगल में लगाम लगाते देखा तो सांसा को बहुत गर्व महसूस हुआ। एलिन जॉरी से ज्यादा सुंदर था। वह एक दिन शूरवीर बनने वाला था। उनके जाने के बाद टॉवर ऑफ द हैंड इतना खाली लग रहा था कि सांसा आर्या को देखकर भी खुश हुई जब वह अपना उपवास तोड़ने के लिए नीचे गई। सब लोग कहां हैं? उसकी बहन ने खून के संतरे से छिलका फाड़ते हुए पूछा। क्या पिता ने उन्हें जैमी लैनिस्टर का शिकार करने के लिए भेजा था? सांसा ने आह भरी। वे लॉर्ड बेरिक के साथ सवार होकर सर ग्रेगर क्लेगन का सिर काटने आए थे। वह सेप्टा मोर्डेन की ओर मुड़ी, जो लकड़ी के चम्मच से दलिया खा रही थी। सेप्टा, क्या लॉर्ड बेरिक सर ग्रेगर का सिर अपने ही गेट पर काटेंगे या राजा के लिए यहां वापस लाएंगे? वह और जेनी पूल पिछली रात इस पर बहस कर रहे थे। सेप्टा भयभीत थी। एक महिला अपने दलिया पर ऐसी बातें नहीं करती। तुम्हारी शिष्टाचार कहां है सांसा? मैं कसम खाता हूं, हाल ही में तुम अपनी बहन जितनी ही बुरी हो गई हो। ग्रेगर ने क्या किया? आर्य ने पूछा। उसने एक गढ़ को जला दिया और बहुत से लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। आर्या ने अपना चेहरा एक तिरस्कार में सिकोड़ लिया। जैमी लैनिस्टर ने जॉरी और हेवर्ड और वाइल की हत्या की और हाउंड ने माइका की हत्या की। किसी को उनका सिर काट देना चाहिए था। यह एक जैसा नहीं है, सांसा ने कहा। हाउंड जोफ्रे की शपथबद्ध ढाल है। आपके कसाई के लड़के ने राजकुमार पर हमला किया। झूठा,
आर्य ने कहा। उसके हाथ ने खून के संतरे को इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी उंगलियों के बीच से लाल रस बहने लगा। आगे बढ़ो, मुझे जितने नाम चाहिए बुलाओ, सांसा ने हवा में कहा। जब मैं जोफ्रे से शादी कर लूंगी तो तुम हिम्मत नहीं कर पाओगे। आपको मेरे सामने झुकना होगा और मुझे आपका अनुग्रह कहना होगा। वह चीखी जब आर्य ने संतरे को मेज पर फेंका। यह उसके माथे के बीचों बीच गीले निचोड़ के साथ लगा और उसकी गोद में गिर गया। आपके चेहरे पर रस है, आपका अनुग्रह, आर्य ने कहा। यह उसकी नाक से बह रहा था और उसकी आंखों में जलन पैदा कर रहा था। सांसा ने इसे रुमाल से पोंछा। जब उसने देखा कि उसकी गोद में रखे फल ने उसकी खूबसूरत हाथीदांत रेशमी पोशाक के साथ क्या किया है, तो वह फिर से चीख पड़ी, तुम भयानक हो। वह अपनी बहन पर चिल्लाई, उन्हें लेडी के बजाय तुम्हें मार देना चाहिए था। सेप्टा मोर्डेन लड़खड़ाती हुई अपने पैरों पर आई। तुम्हारे भगवान पिता ये सुन लेंगे। अपने कक्षों में जाओ, तुरंत तुरंत। मैं भी? सांसा की आंखों में आंसू आ गए। यह उचित नहीं है। जब वह अपने शयन कक्ष में पहुंची तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी पोशाक उतार दी। रक्त नारंगी रंग ने रेशम पर एक लाल धब्बा छोड़ दिया था। मुझे उससे नफरत है, वह चिल्लाई। उसने पोशाक को गोल किया और उसे कल रात की आग की राख के ऊपर ठंडे चूल्हे में फेंक दिया। जब उसने देखा कि दाग उसके अंडरस्कर्ट पर फैल गया है तो वह खुद के बावजूद रोने लगी। उसने अपने बाकी कपड़ों को बेतहाशा फाड़ दिया, खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और खुद को फिर से सोने के लिए रोया। दोपहर का समय था जब सेप्टा मोर्डेन ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सांसा, तुम्हारे भगवान पिता अब तुम्हें देखेंगे। सांसा उठ बैठी। लेडी, उसने फुसफुसाया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कमरे में डायर वुल्फ था। उसे सुनहरी आंखों से देख रहा था, उदास और जानकार। वह सपना देख रही थी। उसे एहसास हुआ लेडी उसके साथ थी और वे साथ साथ दौड़ रहे थे। और याद करने की कोशिश करना अपनी उंगलियों से बारिश को पकड़ने की कोशिश करने जैसा था। सपना फीका पड़ गया और लेडी फिर से मर गई। सांसा, फिर से तेज आवाज आई। क्या तुमने मुझे सुना? हाँ सेप्टा, उसने पुकारा। क्या मुझे कपड़े पहनने का मौका मिल सकता है प्लीज? रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की। लॉर्ड एडार्ड एक बड़ी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर झुका हुआ था। जब सेप्टा मोर्डेन ने उसे सोलर में ले जाया, उसका प्लास्टर से लिपटा पैर टेबल के नीचे अकड़ गया। यहां आओ संसा, उसने कहा, निर्दयता से नहीं। जब सेप्टा अपनी बहन के लिए चली गई थी, मेरे पास बैठो। उसने किताब बंद कर दी। सेप्टा मोर्डेन आर्या को अपनी मुट्ठी में लेकर वापस लौटी। संसा ने एक सुंदर हल्के हरे रंग का डैमस्क गाउन पहना था और पश्चाताप का भाव था, लेकिन उसकी बहन अभी भी वही फटे चमड़े और रफसपन पहने हुए थी जो उसने नाश्ते में पहना था। यह दूसरा है, सेप्टा ने घोषणा की। मेरा धन्यवाद सेप्टा मोर्डेन। अगर तुम इतनी दयालु हो तो मैं अपनी बेटियों से अकेले में बात करूंगी। सेप्टा ने सिर झुकाया और चली गई। आर्या ने इसकी शुरुआत की। संसा ने जल्दी से कहा, पहला शब्द सुनने के लिए उत्सुक। उसने मुझे झूठा कहा और मुझ पर संतरा फेंका और मेरी पोशाक खराब कर दी। हाथी दांत रेशम, जो रानी सेर्सी ने मुझे तब दी थी जब मेरी सगाई राजकुमार जोफ्रे से हुई थी। उसे यह पसंद नहीं कि मैं राजकुमार से शादी करने जा रही हूं। वह सब कुछ खराब करने की कोशिश करती है पिताजी। वह किसी भी चीज को सुंदर, अच्छा या शानदार नहीं मान सकती। बस संसा, लॉर्ड एडार्ड की आवाज अधीरता से तीखी थी। आर्या ने अपनी आंखें उठाईं। मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं गलत थी और मैं अपनी प्यारी बहन से क्षमा चाहती हूं। संसा इतनी चौंक गई कि एक पल के लिए वह अवाक रह गई। आखिरकार उसे अपनी आवाज मिली। मेरी पोशाक का क्या होगा? शायद मैं इसे धो सकती हूं, आर्या ने संदेह से कहा। धोने से कोई फायदा नहीं होगा, संसा ने कहा। नहीं, अगर आप पूरे दिन और रात रगड़ते रहे, रेशम बर्बाद हो गया है, तो मैं आपके लिए एक नया बनाऊंगी, आर्या ने कहा। संसा ने तिरस्कार में अपना सिर पीछे फेंक दिया। तुम सुअरों के बाड़े साफ करने के लिए एक पोशाक नहीं सिला सके? उनके पिता ने आह भरी। तुम नहीं कर सकते, आर्या ने कहा। कृपया पिताजी, आखिरकार सांसा ने कहा, कृपया मत करो। एडार्ड स्टार्क ने थकी हुई मुस्कान के साथ अपनी बेटियों का पक्ष लिया। आखिरकार हमें कुछ ऐसा मिला है जिस पर आप सहमत हैं।
मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सांसा ने उससे विनती की। मैं वापस नहीं जाना चाहती। उसे किंग्स लैंडिंग पसंद थी। दरबार की भव्यता, मखमली, रेशमी और रत्नों में उच्च प्रभु और महिलाएं, अपने सभी लोगों के साथ महान शहर। टूर्नामेंट उसके पूरे जीवन का सबसे जादुई समय था। और ऐसा बहुत कुछ था जो उसने अभी तक नहीं देखा था। फसल की दावतें और नकाबपोश गेंदें और मम्मर शो। वह यह सब खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आर्या को भेज दो, उसने इसे शुरू किया। पिताजी, मैं कसम खाता हूं, मैं अच्छा रहूंगा, तुम देखोगे। बस मुझे रहने दो और मैं रानी की तरह ही अच्छा, महान और विनम्र रहने का वादा करता हूं। पिता का मुंह अजीब तरह से फड़क रहा था। सांसा, मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं भेज रही हूं। हालांकि देवता जानते हैं कि मैं तुम दोनों के झगड़ों से तंग आ चुकी हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए विंटरफेल में वापस चाहता हूं। मेरे 3 आदमी कुत्तों की तरह काट दिए गए। जहां हम बैठे हैं वहां से 1 लीग की दूरी पर नहीं। और रॉबर्ट क्या करता है? वह शिकार करने जाता है। आर्या अपने होंठ उसी घिनौने तरीके से चबा रही थी जो उसे पहले चबाना पड़ता था। क्या हम सिरियो को अपने साथ वापस ले जा सकते हैं? तुम्हारे बेवकूफ डांसिंग मास्टर की कौन परवाह करता है? सांसा भड़क उठी। पिताजी, मुझे अभी याद आया, मैं नहीं जा सकती। मुझे राजकुमार जोफ्रे से शादी करनी है। उसने उनके लिए बहादुरी से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं उससे प्यार करती हूं पिताजी, मैं सच में करती हूं। मैं उससे उतना ही प्यार करती हूं जितना रानी नैरीज ने राजकुमार एमोन द ड्रैगन नाइट से किया था। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी जोड़ी एक ऐसे बड़े राजा से बनाऊंगा जो तुम्हारे योग्य हो, कोई बहादुर, सज्जन और मजबूत। जोफ्रे के साथ यह जोड़ी एक भयानक गलती थी। वह लड़का कोई राजकुमार एमोन नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। वह है, संसा ने जोर दिया। मुझे कोई बहादुर और सज्जन नहीं चाहिए। असतवाम बताना श्वास बाय चाहिए। मुझे वह चाहिए। हम हमेशा बहुत खुश रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे गानों में होता है। आप देखेंगे, मैं उसे सुनहरे बालों वाला एक बेटा दूंगी और एक दिन वह पूरे राज्य का राजा होगा। अब तक का सबसे महान राजा, भेड़िए जितना बहादुर और शेर जितना घमंडी। आर्य ने चेहरा बनाया। नहीं, अगर जोफ्रे उसका पिता है, उसने कहा, वह झूठा और कायर है और वैसे भी वह एक हिरण है, शेर नहीं। संसा की आंखों में आंसू आ गए। वह नहीं है। वह उस बूढ़े शराबी राजा जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अपनी बहन पर चिल्लाई, अपने दुहक में खुद को भूल गई। पिता ने उसे अजीब तरह से देखा। भगवान, उसने धीरे से कसम खाई। बच्चों के मुंह से उसने सेप्टा मोर्डेन को पुकारा। लड़कियों से उसने कहा, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए एक तेज व्यापारिक नाव की तलाश कर रहा हूं। इन दिनों समुद्र किंग्स रोड से ज्यादा सुरक्षित है। जैसे ही मुझे सेप्टा मोर्डेन और सुरक्षा कर्मियों के साथ एक उचित जहाज मिलेगा, तुम रवाना हो जाओगी। और हां, सिरियो फॉरेल के साथ, अगर वह मेरी सेवा में आने के लिए सहमत हो जाए। लेकिन इस बारे में कुछ मत कहना। यह बेहतर है कि हमारी योजनाओं के बारे में किसी को पता न चले। हम कल फिर बात करेंगे। संसार रो पड़ी जब सेप्टा मोर्डेन उन्हें सीढ़ियों से नीचे ले जा रही थी। वे सब कुछ छीनने जा रहे थे, टूर्नामेंट और दरबार और उसका राजकुमार, सब कुछ। वे उसे विंटरफेल की धूमिल ग्रे दीवारों में वापस भेजने और उसे हमेशा के लिए बंद करने जा रहे थे। उसका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। रोना बंद करो बच्चे, सेप्टा मोर्डेन ने सख्ती से कहा। मुझे यकीन है कि आपके भगवान पिता जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। यह इतना बुरा नहीं होगा संसा, आर्य ने कहा। हम एक गैली पर नौकायन करने जा रहे हैं। यह एक रोमांच होगा और फिर हम फिर से ब्रैन और रॉब के साथ होंगे और ओल्ड नान और होडोर और बाकी लोग। उसने उसे हाथ पर छुआ। होडोर, संसा चिल्लाई। तुम्हें होडोर से शादी कर लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, बेवकूफ और बालों वाले और बदसूरत। उसने अपनी बहन के हाथ से खुद को छुड़ाया, अपने शयन कक्ष में घुस गई। इसका मतलब है कि हड्डी जुड़ रही है, मांस अपने आप ठीक हो रहा है। आभारी रहो। जब मेरा पैर धड़कना बंद हो जाएगा तब मैं आभारी रहूंगा। पाइसेले ने बिस्तर के पास मेज पर एक बंद कुप्पी रख दी। खसखस का दूध, जब दर्द बहुत बढ़ जाए। मैं पहले ही बहुत सोता हूं। नींद महान उपचारक है। मुझे उम्मीद थी कि वह तुम हो।
पाइसेले ने फीकी मुस्कान दी। आपको ऐसे उग्र मूड में ही आ सकता मेरे प्रभु, उसने घोषणा की। लेडी टांडा मुझे उसके साथ दोपहर का भोजन करने की उम्मीद करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मेरे लिए एक मोटा बछड़ा भून देगी। अगर यह उसकी बेटी जितना मोटा हुआ तो मैं फटने और मरने जैसा हूं। और आपका पैर कैसा है? सूजन और दर्द, एक खुजली के साथ जो मुझे पागल कर रही है। लिटिल फिंगर ने एक भौं उठाई। भविष्य में इस पर किसी घोड़े को गिरने न दें। मैं आपसे जल्दी ठीक होने का आग्रह करूंगा। राज्य बेचैन हो रहा है। वेरीज ने पश्चिम से अशुभ फुसफुसाहटें सुनी हैं। फ्री राइडर्स और सेल्स वर्ड्स कास्टरली रॉक की ओर झुंड बनाकर आ रहे हैं और लॉर्ड टाइवन की बातचीत के पतले आनंद के लिए। क्या राजा का कोई समाचार है? नेड ने पूछा। रॉबर्ट कितने समय तक शिकार करने का इरादा रखता है? उसकी पसंद को देखते हुए मुझे लगता है कि वह जंगल में तब तक रहेगा जब तक आप और रानी दोनों बुढ़ापे से मर नहीं जाते। लॉर्ड पीटर ने एक फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इसके अभाव में मुझे लगता है कि वह जैसे ही कुछ मारेगा वापस आ जाएगा। उन्हें सफेद हिरण मिल गया ऐसा लगता है, या बल्कि जो कुछ बचा था। कुछ भेड़ियों ने इसे पहले पाया और महामहिम को एक खुर और एक सींग से ज्यादा कुछ नहीं दिया। रॉबर्ट गुस्से में था जब तक कि उसने जंगल में गहरे में किसी राक्षसी सुअर के बारे में बात नहीं सुनी। फिर कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन उसे इसे लेना ही होगा। राजकुमार जोफ्रे आज सुबह रॉयस, सर बैलन स्वान और पार्टी के कुछ 20 अन्य लोगों के साथ लौटे। बाकी लोग अभी भी राजा के साथ हैं। हाउंड? नेड ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। लैनिस्टर पार्टी के सभी लोगों में से सैंडर क्लेगन ही वह व्यक्ति था जिसकी उसे सबसे अधिक चिंता थी। अब जबकि सर जैमे अपने पिता के पास जाने के लिए शहर से भाग गया था। ओह, जोफ्रे के साथ वापस लौटा और सीधे रानी के पास गया। लिटिल फिंगर मुस्कुराया। जब उसे पता चला कि लॉर्ड बेरिक अपने भाई का सिर काटने जा रहा है तो मैं उसे 100 चांदी के हिरण दे देता ताकि वह झाड़ियों में छिप जाता। एक अंधा आदमी भी देख सकता था कि हाउंड अपने भाई से घृणा करता था। लेकिन ग्रेगर से घृणा करना उसका काम था, उसे मारना तुम्हारा काम नहीं था। एक बार जब डोंडारियन हमारे पहाड़ की चोटी काट देगा तो क्लेगन की जमीनें और आय सैंडोर के पास चली जाएंगी, लेकिन मैं उसके धन्यवाद की प्रतीक्षा में अपना पानी नहीं रोकूंगा, न ही उसके लिए। और अब तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। लेडी टांडा अपने मोटे बछड़ों के साथ इंतजार कर रही है। दरवाजे के रास्ते में लॉर्ड पीटर ने मेज पर ग्रैंड मास्टर मैलेयन की बड़ी किताब देखी और कवर खोलने के लिए रुक गया। 7 राज्यों के महान घरों की वंशावली और इतिहास, कई उच्च प्रभुओं और कुलीन महिलाओं और उनके बच्चों के विवरण के साथ उन्होंने पढ़ा। अब अगर मैंने इसे कभी देखा है तो यह उबाऊ पड़ने वाला है। एक नींद की औषधि, मेरे प्रभु। एक संक्षिप्त क्षण के लिए नेड ने उसे यह सब बताने के बारे में सोचा, लेकिन लिटिल फिंगर के मजाक में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। वह आदमी आधा चालाक था, उसके होठों से हमेशा एक मजाकिया मुस्कान दूर नहीं थी। जॉन एरन इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा था जब वह बीमार हो गया। नेड ने सावधानीपूर्वक स्वर में कहा, यह देखने के लिए कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। और उसने हमेशा की तरह जवाब दिया, एक चुटकुला के साथ। उस मामले में, उन्होंने कहा, मृत्यु एक धन्य राहत के रूप में आई होगी। लॉर्ड पीटर बेलिश ने सिर झुकाया और विदा ली। एडार्ड स्टार्क ने खुद को शाप देने की अनुमति दी। अपने स्वयं के अनुचरों के अलावा इस शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा करता था। लिटिल फिंगर ने कैटलिन को छिपाया था और नेड की जांच में मदद की थी। फिर भी जैमी और उसकी तलवारें बारिश से बाहर आने के बाद खुद को बचाने की उसकी जल्दबाजी अभी भी चुभ रही थी। वेरीज का हाल और भी बुरा था। अपनी वफादारी के सभी दावों के बावजूद हिजड़ा बहुत कुछ जानता था और बहुत कम करता था। ग्रैंड मास्टर पाइसेले हर गुजरते दिन के साथ सेर्सी के प्राणी की तरह लगने लगा था और सर बैरिस्टन एक बूढ़ा और कठोर आदमी था। वह नेड को अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहेगा। समय बहुत कम था। राजा जल्द ही अपने शिकार से लौटेगा और सम्मान की बात यह होगी कि नेड को उसके पास वह सब कुछ लेकर जाना होगा जो उसने सीखा था। वायोन पूल ने 3 दिन बाद ब्रावोस से बाहर विंडविच पर सैंसा
और आर्या के लिए व्यवस्था की थी। वे फसल से पहले विंटरफेल में वापस आ जाएंगे। नेड अब उनकी सुरक्षा के लिए अपनी चिंता का इस्तेमाल अपनी देरी को बहाने के लिए नहीं कर सकता था। फिर भी कल रात उसने रेगर के बच्चों का सपना देखा था। लॉर्ड टाइविन ने अपने घर के गार्ड के लाल लबादों में लिपटे हुए शवों को आयरन थ्रोन के नीचे रख दिया था। यह उसकी चतुराई थी। लाल कपड़े पर खून इतना बुरा नहीं दिखा। छोटी राजकुमारी नंगे पांव थी, अभी भी अपने बिस्तर के गाउन में थी, और लड़का लड़का नेड ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता था। राज्य दूसरे पागल राजा खून और प्रतिशोध के एक और नृत्य का सामना नहीं कर सकता था। उसे बच्चों को बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। रॉबर्ट दयालु हो सकता है। सर बैरिस्टन शायद ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे उसने माफ किया था। ग्रैंड मास्टर पाइसेले, वेरीज द स्पाइडर, लॉर्ड बेलोन ग्रेयजॉय, प्रत्येक को एक बार रॉबर्ट का दुश्मन माना गया था और प्रत्येक का मित्रता में स्वागत किया गया था और निष्ठा की प्रतिज्ञा के लिए सम्मान और पद बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। जब तक कोई आदमी बहादुर और ईमानदार था, रॉबर्ट उसके साथ एक बहादुर दुश्मन के रूप में सभी सम्मान के साथ व्यवहार करेगा। यह कुछ और था। अंधेरे में जहर, आत्मा में घोंपा गया चाकू। इसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। न ही उसने रेगर को माफ किया था। वह उन सभी को मार डालेगा। नेड को एहसास हुआ, और फिर भी वह जानता था कि वह चुप नहीं रह सकता। उसका रॉबर्ट के प्रति, राज्य के प्रति, जॉन एरिन की छाया के प्रति और ब्रैन के प्रति कर्तव्य था, जो निश्चित रूप से सच्चाई के किसी हिस्से पर ठोकर खा गया होगा। अन्यथा वे उसे मारने की कोशिश क्यों करते? उस दोपहर बाद में उन्होंने अदरक के रंग की मूंछों वाले मोटे गार्डमैन टॉमर्ड को बुलाया, जिसे उनके बच्चे फैट टॉम कहते थे। जॉरी के मर जाने और एलन के चले जाने के बाद फैट टॉम को अपने घरेलू गार्ड की कमान मिल गई। मिलनसार, वफादार, अथक, सीमित रूप से सक्षम, लेकिन वह 50 के करीब था और अपनी युवावस्था में भी वह कभी ऊर्जावान नहीं रहा था। शायद नेड को अपने आधे गार्ड और उनमें से अपनी सभी बेहतरीन तलवारों को भेजने में इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी, नेड ने कहा जब टॉमर्ड प्रकट हुआ। थोड़ा आशंकित दिख रहा था, जैसा कि वह हमेशा अपने स्वामी के सामने बुलाए जाने पर करता था। मुझे गॉडवुड ले चलो। क्या यह बुद्धिमानी है लॉर्ड एडार्ड? अपने पैर और सबके साथ? शायद नहीं, लेकिन जरूरी है। टॉमर्ड ने वर्ली को बुलाया। प्रत्येक व्यक्ति के कंधों पर एक हाथ रखकर नेड खड़ी मीनार की सीढ़ियों से नीचे उतरने और बेली के पार लंगड़ाते हुए जाने में कामयाब रहा। मैं चाहता हूं कि गार्ड को दोगुना कर दिया जाए, उसने मोटे टॉम से कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? बेहतर नहीं, नेड ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। गॉड्सवुड खाली था, जैसा कि दक्षिणी देवताओं के इस गढ़ में हमेशा होता था। नेड का पैर चीख रहा था जब वे उसे हार्ट ट्री के पास घास पर ले गए। धन्यवाद। उसने अपनी आस्तीन से एक कागज निकाला जिस पर उसके घर का चिन्ह लगा हुआ था। कृपया इसे तुरंत पहुंचाएं। टॉमर्ड ने कागज पर नेड द्वारा लिखे गए नाम को देखा और उत्सुकता से अपने होंठ चाटे। मेरे प्रभु, जैसा मैं कहूं टॉम, नेड ने कहा। गॉड्सवुड की शांति में उसने कितनी देर तक प्रतीक्षा की, वह नहीं बता सका। यहां शांति थी। मोटी दीवारों ने महल के शोर को रोक दिया था और वह पक्षियों के गीत, झींगुरों की बड़बड़ाहट, हल्की हवा में पत्तियों की सरसराहट सुन सकता था। हार्ट ट्री एक ओक का पेड़ था, भूरा और बिना चेहरे वाला। फिर भी नेड स्टार्क को अभी भी अपने देवताओं की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। उसके पैर में इतना दर्द नहीं लग रहा था। वह सूर्यास्त के समय उसके पास आई, जब दीवारों और मीनारों के ऊपर बादल लाल हो गए थे। वह अकेली आई, जैसा कि उसने उसे कहा था। एक बार उसने चमड़े के जूते और शिकार के हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। जब उसने अपने भूरे रंग के लबादे का हुड पीछे खींचा तो उसने देखा कि राजा ने उसे कहां मारा था। गुस्से से भरा बेर का रंग पीला हो गया था और सूजन कम हो गई थी, लेकिन इसे किसी और चीज के लिए गलत नहीं माना जा सकता था, सिवाय इसके कि यह क्या था। यहां क्यों? सेर्सी लैनिस्टर ने उसके ऊपर खड़े होकर पूछा, ताकि देवता देख सकें। वह घास पर उसके बगल में बैठी थी। उसकी हर हरकत सुंदर थी। उसके घुंघराले सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें गर्मियों की पत्तियों की तरह हरी थीं।
नेड स्टार्क को उसकी सुंदरता देखे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उसने इसे अब देखा। मैं वह सच्चाई जानता हूं जिसके लिए जॉन एरिन मर गया, उसने उससे कहा। क्या आप जानते हैं? रानी ने उसके चेहरे को देखा, एक बिल्ली की तरह सतर्क। क्या इसीलिए आपने मुझे यहां बुलाया है? लॉर्ड स्टार्क, मुझे पहेलियां बताने के लिए? या क्या आप मुझे पकड़ना चाहते हैं, जैसे आपकी पत्नी ने मेरे भाई को पकड़ा था? अगर आप वास्तव में ऐसा मानते, मैं नेड, तो आप कभी नहीं आते। नेड ने उसके गाल को धीरे से छुआ। क्या उसने पहले भी ऐसा किया है? 1 या 2 बार। वह उसके हाथ से दूर हट गई। चेहरे पर पहले कभी नहीं। जैमी उसे मार देता, भले ही इसके लिए उसकी अपनी जान ही क्यों न हो। सेर्सी ने उसे चुनौती भरे अंदाज में देखा। मेरा भाई तुम्हारे 100 दोस्तों के बराबर है। तुम्हारा भाई? नेड ने कहा। या तुम्हारा प्रेमी? दोनों। वह सच्चाई से नहीं घबराई। चूंकि हम दोनों बच्चे थे। और क्यों नहीं? टारगेरियन ने 300 साल तक भाई बहन की शादी की ताकि रक्त रेखाएं शुद्ध रहें, और जैमी और मैं भाई बहन से बढ़कर हैं। हम 2 शरीरों में एक व्यक्ति हैं। हमने एक साथ गर्भ साझा किया। वह मेरे पैर पकड़कर इस दुनिया में आया, हमारे पुराने उस्ताद ने कहा। जब वह मेरे अंदर होता है तो मैं संपूर्ण महसूस करती हूं। मुस्कान की आत्मा उसके होठों पर तैर गई। मेरा बेटा ब्रैन, उसके लिए यह श्रेय की बात है कि सेर्सी ने दूर नहीं देखा, उसने हमें देखा। तुम अपने बच्चों से प्यार करती हो, है ना? रॉबर्ट ने उससे वही सवाल पूछा था, हाथापाई की सुबह। उसने उसे वही जवाब दिया, पूरे दिल से। मैं अपने बच्चों से कम प्यार नहीं करता। नेड ने सोचा, अगर ऐसा हुआ, किसी ऐसे बच्चे की जान जिसे मैं नहीं जानता, रॉब और सांसा और आर्या और ब्रैन और रिकॉन के खिलाफ मैं क्या करूंगा? इससे भी ज्यादा कैटलिन क्या करेगी? अगर यह जॉन की जान होती, अपने शरीर के बच्चों के खिलाफ? वह नहीं जानता था। उसने प्रार्थना की कि वह ऐसा कभी न करे। तीनों जयमे के हैं, उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। भगवान का शुक्र है, बीज मजबूत है। जॉन एरिन ने अपनी मृत्युशैया पर रोया था, और ऐसा ही हुआ। वे सभी कमीने, रात के जैसे काले बालों वाले। ग्रैंड मास्टर मैलेयन ने हिरण और शेर के बीच अंतिम संभोग रिकॉर्ड किया, लगभग 90 साल पहले, जब टिया लैनिस्टर ने राज करने वाले भगवान के तीसरे बेटे गोवेन बाराथियोन से शादी की। उनका एकमात्र बच्चा, एक अनाम लड़का, उसने उसे 3 बेटियां और 1 बेटा दिया था, जिनमें से प्रत्येक के बाल काले थे। नेड ने चाहे कितनी भी दूर तक पीले पड़ चुके पन्नों में खोज की हो, उसे हमेशा कोयले से पहले सोना ही मिलता था। 1 दर्जन साल, नेड ने कहा। ऐसा कैसे है कि राजा से तुम्हें कोई संतान नहीं हुई? उसने सिर उठाया विद्रोही भाव से। तुम्हारे रॉबर्ट ने मुझे एक बार गर्भवती कर दिया था, उसने कहा। उसकी आवाज अवमानना से भरी हुई थी। मेरे भाई ने मुझे शुद्ध करने के लिए एक महिला को ढूंढा। उसे कभी पता नहीं चला। सच कहा जाए तो मैं मुश्किल से उसे छूना बर्दाश्त कर सकती हूं, और मैंने उसे सालों से अपने अंदर नहीं आने दिया है। मैं उसे खुश करने के दूसरे तरीके जानती हूं, जब वह अपनी वेश्याओं को लंबे समय तक छोड़कर लड़खड़ाता हुआ मेरे शयन कक्ष तक आता है। हम जो भी करते हैं, राजा आमतौर पर इतना नशे में होता है कि अगली सुबह तक वह सब भूल जाता है। वे सभी इतने अंधे कैसे हो सकते थे? सच्चाई हर समय उनके सामने थी, बच्चों के चेहरों पर लिखी हुई। नेड बीमार महसूस कर रहा था। मुझे रॉबर्ट याद है कि वह उस दिन कैसा था जब उसने गद्दी संभाली थी। हर इंच एक राजा, उसने धीरे से कहा। 1000 दूसरी महिलाएं उसे पूरे दिल से प्यार कर सकती थी। उसने ऐसा क्या किया कि तुम उससे इतनी नफरत करने लगी? उसकी आंखें जल रही थीं, शाम के समय हरी आग, शेरनी की तरह जो उसका प्रतीक थी। हमारी शादी की दावत की रात, पहली बार जब हमने एक बिस्तर साझा किया, उसने मुझे तुम्हारी बहन के नाम से पुकारा। वह मेरे ऊपर था, मेरे अंदर शराब की बदबू आ रही थी, और उसने लियाना को फुसफुसाया। नेड स्टार्क ने हल्के नीले रंग के गुलाबों से शीतुलाबों के बारे में सोचा, और एक पल के लिए वह रोना चाहता था। मुझे नहीं पता कि तुम में से मुझे किस पर सबसे ज्यादा दया आती है। रानी को यह सुनकर मजा आया। अपनी दया अपने लिए बचाकर रखो, लॉर्ड स्टार्क। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए? जरूर। उसने अपना हाथ उसके अच्छे पैर पर रखा,
घुटने के ठीक ऊपर। एक सच्चा आदमी वही करता है जो वह चाहता है, न कि वह जो उसे करना चाहिए। उसकी उंगलियां उसकी जांघ को हल्के से छू गईं, जो सबसे कोमल वादा था। राज्य को एक मजबूत हाथ की जरूरत है। जोफ कई सालों तक वयस्क नहीं होगा। कोई भी फिर से युद्ध नहीं चाहता, कम से कम मैं तो नहीं। उसके हाथ ने उसके चेहरे, उसके बालों को छुआ। अगर दोस्त दुश्मन बन सकते हैं तो दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। तुम्हारी पत्नी हजारों मील दूर है और मेरा भाई भाग गया है। मेरे साथ दया करो नेड, मैं तुमसे कसम खाता हूं, तुम्हें कभी इसका पछतावा नहीं होगा। क्या तुमने जॉन एरन को भी यही प्रस्ताव दिया था? उसने उसे थप्पड़ मारा। मैं इसे सम्मान के बैज के रूप में पहनूंगा, नेड ने रूखेपन से कहा। सम्मान? उसने थूका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कुलीन स्वामी बनने की? तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारा अपना एक कमीना है, मैंने उसे देखा है। मुझे आश्चर्य है कि मां कौन थी? कोई डोर्निश किसान जिसका तुमने बलात्कार किया जबकि उसकी पकड़ आतकों जल रही थी? एक वेश्या या वह दुखी बहन लेडी अशरा थी? मुझे बताया गया है कि उसने खुद को समुद्र में फेंक दिया। ऐसा क्यों हुआ? उस भाई के लिए जिसे तुमने मारा, या उस बच्चे के लिए जिसे तुम... मेरे माननीय लॉर्ड एडार्ड, तुम रॉबर्ट या मुझसे या जैमी से किस तरह अलग हो? शुरुआत के लिए, नेड ने कहा, मैं बच्चों को नहीं मारता। मेरी महिला, तुम सुनो तो अच्छा होगा, मैं यह केवल एक बार कहूंगा। जब राजा अपने शिकार से लौटेगा तो मैं उसके सामने सच्चाई उजागर करना चाहता हूं। तब तक तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम और तुम्हारे बच्चे तीनों, और कैस्टरली रॉक नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फ्री सिटीज के लिए जहाज लेता, या उससे भी आगे समर आइल्स या इबन के बंदरगाह के लिए, जहां तक हवाएं चलती हैं। निर्वासन, उसने कहा, पीने के लिए एक कड़वा प्याला। यह आपके पिता द्वारा रेगर के बच्चों को दिए गए प्याले से भी मीठा प्याला है, नेड ने कहा, और जितना आप चाहते हैं उससे भी अधिक दयालु है। आपके पिता और आपके भाई आपके साथ जाने के लिए अच्छा करेंगे। लॉर्ड टाइवन का सोना आपको आराम देगा और आपको सुरक्षित रखने के लिए तलवारें किराए पर देगा। आपको उनकी जरूरत होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे आप कहीं भी भाग जाएं, रॉबर्ट का क्रोध तुम्हारा पीछा करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो पार की गहराइयों तक। रानी खड़ी रही। और मेरे क्रोध का क्या, लॉर्ड स्टार्क? उसने धीरे से पूछा। उसकी आंखें उसके चेहरे को खोज रही थीं। तुम्हें राज्य अपने लिए ले लेना चाहिए था, यह लेने के लिए था। जैमी ने मुझे बताया कि जिस दिन किंग्स लैंडिंग गिर गई थी, उस दिन तुमने उसे आयरन सिंहासन पर कैसे पाया और उसे इसे सौंप दिया। वह तुम्हारा क्षण था। तुम्हें बस उन सीढ़ियों पर चढ़ने और बैठने की जरूरत थी। कितनी दुखद गलती। मैंने जितनी गलतियां की हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते, नेड ने कहा, लेकिन वह उनमें से एक नहीं थी। ओह, लेकिन यह थी मेरे प्रभु, सेर्सी ने जोर देकर कहा। जब आप सिंहासन का खेल खेलते हैं तो आप जीतते हैं या आप मर जाते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। टी डेनेरिस का दिल शाम की ठंडी हवा में भाप बन रहा था। पसी जब खाल ड्रोगो ने मे आउट उसे उसके सामने रखा, कच्चा और खून से लथपथ, उसकी भुजाएं कोहनी तक लाल थीं। उसके पीछे उसके रक्त सवार जंगली घोड़े की लाश के पास रेत पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथों में पत्थर के चाकू थे। गड्ढे की ऊंची चाक की दीवारों पर मशालों की टिमटिमाती नारंगी चमक में घोड़े का खून काला दिख रहा था। डेनी ने अपने पेट के कोमल उभार को छुआ। पसीने की बूंदें उसकी त्वचा पर जम गईं और उसके माथे से नीचे टपकने लगीं। वह महसूस कर सकती थी कि बूढ़ी औरतें उसे देख रही हैं। वैसे डोथराक की प्राचीन बूढ़ियां, जिनकी झुर्रीदार चेहरों पर चमकती हुई चमकीली चमकीली आंखें थीं। उसे पीछे नहीं हटना चाहिए या डरना नहीं चाहिए। मैं ड्रैगन का खून हूं, उसने खुद से कहा। जब उसने घोड़े के दिल को दोनों हाथों से लिया, उसे अपने मुंह में उठाया और अपने दांतों को सख्त रेशेदार मांस में गड़ा दिया। गर्म खून उसके मुंह में भर गया और उसकी ठुड्डी पर बह गया। स्वाद ने उसे घुटन देने की धमकी दी, लेकिन उसने खुद को चबाने और निगलने के लिए मजबूर किया। एक घोड़े का दिल उसके बेटे को मजबूत, तेज और निडर बनाता है, या ऐसा डोथराकी का मानना था, लेकिन केवल तभी जब मां उसे पूरा खा सके।
अगर वह खून से घुट जाती या मांस उगल देती तो शगुन कम अनुकूल होते। बच्चा मृत पैदा हो सकता था या कमजोर, विकृत या मादा पैदा हो सकता था। उसकी दासियों ने उसे समारोह के लिए तैयार होने में मदद की थी। पिछले 2 महीनों से मां के कोमल पेट ने उसे पीड़ित किया था। इसके बावजूद डैनी ने खुद को स्वाद के आदी बनाने के लिए आधे जमे हुए खून के कटोरे खाए थे और इडी ने उसे सूखे घोड़े के मांस के टुकड़े चबाने को कहा जब तक कि उसके जबड़े दर्द करने लगे। उसने समारोह से 1 दिन पहले और 1 रात खुद को भूखा रखा था, इस उम्मीद में कि भूख उसे कच्चा मांस खाने में मदद करेगी। जंगली घोड़े का दिल पूरी तरह से मांसपेशियों से बना था और डैनी को अपने दांतों से इसे संभालना पड़ा और हर कौर को लंबे समय तक चबाना पड़ा। पहाड़ों की मां की छाया के नीचे वेस्ट डोथराक के पवित्र दायरे में किसी भी स्टील की अनुमति नहीं थी। उसे दांतों और नाखूनों से दिल को चीरना पड़ा। उसका पेट उबका और उबकाई ले रहा था, फिर भी वह जारी रही। उसका चेहरा दिल के खून से सना हुआ था, जो कभी कभी उसके होठों पर फटता हुआ प्रतीत होता था। जब वह खा रही थी तो खाल ड्रोगो उसके ऊपर खड़ा था। उसका चेहरा कांसे की ढाल की तरह सख्त था। उसकी लंबी काली चोटी तेल से चमक रही थी। उसने अपनी मूंछों में सोने की अंगूठियां, अपनी छोटी में सोने की घंटियां और अपनी कमर के चारों ओर ठोस सोने के पदकों की एक भारी बेल्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसका सीना नंगा था। जब भी उसे अपनी ताकत कम होती महसूस होती, वह उसकी तरफ देखती, उसे देखती और चबाती और निगलती, चबाती और निगलती, चबाती और निगलती। अंत में डैनी को लगा कि उसने उसकी काली बादाम के आकार की आंखों में एक भयंकर गर्व की झलक देखी है, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकी। खाल का चेहरा अक्सर भीतर के विचारों को प्रकट नहीं करता था और आखिरकार यह हो गया। उसके गाल और उंगलियां चिपचिपी थीं, क्योंकि उसने आखिरी हिस्सा नीचे दबाया था। तभी उसने अपनी आंखें वापस बूढ़ी महिलाओं, दोष खलीन की बुढ़ियाओं की ओर मोड़ी। खलक्का दोथरे मरणा, उसने अपनी सबसे अच्छी दोथराकी में घोषणा की। एक राजकुमार मेरे अंदर सवार है। उसने अपनी दासी झिकी के साथ कई दिनों तक इस मुहावरे का अभ्यास किया था। बुजुर्ग महिलाओं में सबसे बूढ़ी, एक मुड़ी हुई और सिकुड़ी हुई छड़ी जैसी महिला जिसकी एक आंख काली थी, ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं। खलक्का दोथरे, वह चीखी। राजकुमार सवारी कर रहा है, वह सवारी कर रहा है, दूसरी महिलाओं ने उत्तर दिया। राख राख राखज, उन्होंने घोषणा की। एक लड़का, एक लड़का, एक मजबूत लड़का। घंटियां बजीं। कान से पक्षियों की अचानक गड़गड़ाहट, गहरे गले से बजने वाले युद्ध के सीने अपना लंबा धीमा स्वर बजाया। बूढ़ी महिलाओं ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उनके रंगे हुए चमड़े के बनियान के नीचे उनके मुरझाए हुए पंजे तेल और पसीने से चमकते हुए आगे पीछे हिल रहे थे। उनकी सेवा करने वाले हिजड़ों ने सूखी घास के बंडलों को एक बड़ी कांस्य अंगीठी में फेंक दिया और सुगंधित धुएं के बादल चांद और सितारों की ओर उठे। दोथराकी का मानना था कि सितारे आग से बने घोड़े थे, एक बड़ा झुंड जो रात में आसमान में सरपट दौड़ता था। जैसे ही धुआं ऊपर उठा, मंत्रोच्चार बंद हो गया और बूढ़ी बुजुर्ग महिला ने अपनी एक आंख बंद कर ली ताकि भविष्य में झांक सके। जो सन्नाटा छा गया था वह पूर्ण था। डैनी दूर से रात के पक्षियों की आवाज, मशालों की फुफकार और चटकने की आवाज, झील से पानी की हल्की हल्की छींटें सुन सकती थी। डोथराकी उसे रात की आंखों से घूर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। खल ड्रोगो ने अपना हाथ डैनी की बांह पर रखा। वह उसकी उंगलियों में तनाव महसूस कर सकती थी। ड्रोगो जैसा शक्तिशाली खल भी डर को जान सकता था जब दोष खलीन भविष्य के धुएं में झांकता था। उसकी पीठ पर उसकी दासियां उत्सुकता से फड़फड़ा रही थीं। अंत में बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली और अपनी बाहें ऊपर उठाईं। मैंने उसका चेहरा देखा है और उसके खुरों की गड़गड़ाहट सुनी है। उसने एक पतली, डगमगाती आवाज में घोषणा की। उसके खुरों की गड़गड़ाहट, दूसरों ने एक स्वर में कहा। वह हवा की तरह तेज चलता है। उसके दुश्मन उसके सामने कांप उठेंगे और उनकी पत्नियां खून के आंसू रोएंगी और शोक में अपना शरीर फाड़ लेंगी। उसके बालों में लगी घंटियां उसके आने का गीत गाएंगी और पत्थर के तंबू में दूध वाले उसके नाम से डरेंगे। बूढ़ी औरत कांप उठी
और डैनी को लगभग ऐसे देखा जैसे वह डरी हुई हो। राजकुमार सवारी कर रहा है और वह ऐसा घोड़ा होगा जो दुनिया पर चढ़ेगा। वह घोड़ा जो दुनिया पर चढ़ेगा, दर्शकों ने प्रतिध्वनि में चिल्लाया, जब तक कि रात उनकी आवाजों से गूंज नहीं उठी। एक आंख वाली बुढ़िया ने डैनी को देखा। उसे क्या कहा जाएगा? वह घोड़ा जलित से जो दुनिया पर चढ़ेगा। वह जवाब देने के लिए खड़ी हुई। उसे रेगो कहा जाएगा, उसने कहा, उन शब्दों का उपयोग करते हुए जो झिकी ने उसे सिखाए थे। जैसे ही दोथराकी से दहाड़ उठी, उसके हाथों ने सुरक्षा के लिए उसके स्तनों के नीचे उभार को छुआ। रेगो! वे चिल्लाए, रेगो, रेगो, रेगो! नाम अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था क्योंकि खल ड्रोगो उसे गड्ढे से बाहर ले जा रहा था। उनके पीछे उसके खूनी सवार भी थे। एक जुलूस उनके पीछे देवमार्ग पर निकला। सबसे पहले दोष खलीन की बुढ़ियां अपने हिजड़ों और दासों के साथ आईं। कुछ ने खुद को ऊंचे नक्काशीदार डंडों के सहारे सहारा दिया और वे पुराने कांपते पैरों पर संघर्ष करती रहीं, जबकि अन्य किसी घुड़सवार की तरह गर्व से चलती थीं। हर बूढ़ी महिला कभी खलीसी रह चुकी थी। जब उनके स्वामी पति मर गए और एक नए खाल ने अपने सवारों के आगे उनकी जगह ले ली और उनके बगल में एक नया खलीसी सवार था, तो उन्हें यहां भेजा गया ताकि वे विशाल दोथराकी राष्ट्र पर शासन करें। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली खाल भी दोष खलीन की बुद्धि और अधिकार के आगे झुक गए। फिर भी यह सोचकर डैनी कांप उठती थी कि एक दिन उसे उनके साथ शामिल होने के लिए भेजा जा सकता है, चाहे वह चाहे या न चाहे। बुद्धिमान महिलाओं के पीछे अन्य लोग आए। खाल ओगो और उसका बेटा, खालक्का फोगो, खाल जोमो और उसकी पत्नियां, ड्रोगो के खालसर के मुख्य पुरुष, डैनी की दासियां, खाल के सेवक और दास, और भी बहुत कुछ। घंटियां बज रही थीं और ढोल बज रहे थे, जैसे ही वे देवताओं के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। चुराए गए नायक और मृत लोगों के देवता सड़क के उस पार अंधेरे में विचार मग्न थे। जुलूस के साथ साथ दास अपने हाथों में मशालें लिए घास के बीच से हल्के से भाग रहे थे और टिमटिमाती लपटों ने महान स्मारकों को लगभग जीवित बना दिया था। क्या मतलब है रेगो नाम? खाल ड्रोगो ने 7 राज्यों की आम भाषा का उपयोग करते हुए चलते हुए पूछा। जब भी वह संभव होता, वह उसे कुछ शब्द सिखाती थी। ड्रोगो जब भी मन में कुछ सीखता तो वह जल्दी सीख जाता। हालांकि उसका उच्चारण इतना मोटा और बर्बर था कि न तो सर जोरा और न ही विसेरी उसके द्वारा कहे गए एक भी शब्द को समझ पाते। मेरा भाई रेगर एक भयंकर योद्धा था, मेरा सूरज और सितारे, उसने उससे कहा। मेरे जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। सर जोरा का कहना है कि वह ड्रैगनों में से आखिरी था। खाल ड्रोगो ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तांबे का मुखौटा था, फिर भी लंबी काली मूंछों के नीचे, जो उसके सोने के छल्लों के वजन के नीचे झुकी हुई थीं, उसे लगा कि उसने मुस्कान की छाया देखी है। अच्छा नाम है, डैन एरेस की पत्नी, मेरे जीवन का चांद, उसने कहा। वे उस झील पर गए जिसे डोथरा की दुनिया का गर्भ कहते थे, जो नरकटों की एक सीमा से घिरी हुई थी, जिसका पानी स्थिर और शांत था। 1000 साल पहले झिकी ने उसे बताया, पहला आदमी पहले घोड़े की पीठ पर सवार होकर इसकी गहराई से निकला था। जुलूस घास के किनारे पर इंतजार कर रहा था, जबकि डैनी ने अपने कपड़े उतारे और अपने गंदे कपड़े जमीन पर गिरा दिए। नग्न वह सावधानी से पानी में उतरी। इरी ने कहा कि झील का कोई तल नहीं था, लेकिन डैनी ने महसूस किया कि उसके पैरों के बीच नरम मिट्टी फिसल रही थी, क्योंकि वह ऊंचे नरकटों के बीच से गुजर रही थी। चांद शांत काले पानी पर तैर रहा था, टूट रहा था और फिर से बन रहा था, क्योंकि उसकी लहरें उस पर बह रही थीं। ठंडक उसकी जांघों तक पहुंची और उसके निचले होठों को चूमने लगी, जिससे उसकी पीली त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। घोड़े का खून उसके हाथों और मुंह के आसपास सूख गया था। डैनी ने अपनी उंगलियों को कप में भर लिया और पवित्र जल को अपने सिर के ऊपर उठा लिया, खुद को और अपने अंदर के बच्चे को साफ किया, जबकि खालौरी और दूसरे लोग देख रहे थे, त्यासे थे। उसने दोष खलीन की बूढ़ी महिलाओं को एक दूसरे से कुछ कहते हुए सुना और आश्चर्य हुआ कि वे क्या कह रही थीं। जब वह झील से बाहर निकली, कांपती हुई और टपकती हुई,
उसकी दासी डोरेह रंगे हुए सैंड सिल्क के लबादे के साथ उसके पास जल्दी से आई, लेकिन खाल ड्रोगो ने उसे दूर जाने का इशारा किया। वह उसके सूजे हुए स्तनों और पेट के वक्र को स्वीकृति के साथ देख रहा था, और डैनी उसकी मर्दानगी को उसकी घोड़े की खाल की पतलून के माध्यम से उसकी बेल्ट के भारी सोने के पदकों के नीचे दबाते हुए देख सकती थी। वह उसके पास गई और उसे फीता खोलने में मदद की। फिर उसके विशाल खाल ने उसे कूल्हों से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया, जैसे वह किसी बच्चे को उठा सकता है। उसके बालों में घंटियां धीरे से बज उठीं। डैनी ने अपनी बाहें उसके कंधों के चारों ओर लपेटी और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर दबाया, जबकि वह खुद को उसके अंदर धकेल रहा था। 3 तेज झटके और यह हो गया। वह घोड़ा जो दुनिया पर चढ़ता है, ड्रोगो ने कर्कश स्वर में फुसफुसाया। उसके हाथों से अभी भी घोड़े के खून की गंध आ रही थी। उसने अपने आनंद के क्षण में उसके गले को जोर से काटा, और जब उसने उसे उठाया तो उसका वीर्य उसके अंदर भर गया और उसकी जांघों के अंदर से टपकने लगा। तभी डोरेह को उसे सुगंधित सैंड सिल्क में लपेटने की अनुमति दी गई और इडी को उसके पैरों में मुलायम चप्पलें फिट करने की। खाल ड्रोगो ने खुद को बांधा और एक आदेश दिया, और घोड़ों को झील के किनारे लाया गया। कोहलो को खलीसी को उसकी चांदी पर चढ़ने में मदद करने का सम्मान मिला। ड्रोगो ने अपने घोड़े को उकसाया और चांद और सितारों के नीचे देवभूमि की ओर चल पड़ा। अपनी चांदी पर डैनी ने आसानी से गति पकड़ी। खाल ड्रोगो के हॉल की छत पर रेशम का तंबू आज रात लपेटा गया था और चांद उनके पीछे अंदर चला गया। 3 विशाल पत्थर से बने अग्निकुंडों से लपटें 10 फीट हवा में उछल रही थीं। हवा भुने हुए मांस और दही किण्वित घोड़ी के दूध की गंध से भरी हुई थी। जब वे अंदर दाखिल हुए तो हॉल भीड़भाड़ और शोर से भरा हुआ था। कुशन उन लोगों से भरे हुए थे जिनकी रैंक और नाम उन्हें समारोह में जाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जैसे ही डैनी मेहराबदार प्रवेश द्वार के नीचे से केंद्र के गलियारे में चढ़ी, हर किसी की नजर उस पर थी। डोथराकी ने उसके पेट और स्तनों पर चिल्लाते हुए उसके भीतर के जीवन की प्रशंसा की। वह उनकी सारी बातें समझ नहीं पाई, लेकिन एक वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। वह घोड़ा जो दुनिया पर चढ़ता है, उसने सुना। हजारों आवाजों में चिल्लाया। ढोल और सींगों की आवाज रात में गूंज उठी। आधी अधूरी महिलाएं कम मेजों पर घूम रही थीं और नाच रही थीं, मांस के जोड़ों और बेर, खजूर और अनार से भरी प्लेटों के बीच। बहुत से लोग घोड़ी के दूध के नशे में थे। फिर भी डैनी जानती थी कि आज रात कोई भी अराख नहीं टकराएगा। यहां पवित्र शहर में नहीं, जहां ब्लेड और खून खराबा वर्जित था। खल ड्रोगो ने घोड़े से उतरकर ऊंची बेंच पर अपनी जगह ले ली। खल जोमो और खल ओगो, जो अपने खलासरों के साथ वेस दोथराक में थे, उन्हें ड्रोगो के दाएं और बाएं उच्च सम्मान की सीटें दी गईं। 3 खल के रक्त सवार उनके नीचे बैठे थे और नीचे खल जोमो की 4 पत्नियां थीं। डैनी ने अपनी चांदी से उतरकर एक गुलाम को लगाम दे दी। जैसे ही डोरेह और इरी ने अपने कुशन व्यवस्थित किए, उसने अपने भाई की तलाश की। भीड़ भरे हॉल की लंबाई के पार भी विसेरीज को उसकी पीली त्वचा, चांदी के बाल और भिखारी के चिथड़ों के साथ विशिष्ट होना चाहिए था, लेकिन उसने उसे कहीं नहीं देखा। उसकी नजर दीवारों के पास भीड़ भरी मेजों पर घूमी, जहां पुरुष जिनकी चोटियां उनके पुरुषत्व से भी छोटी थीं, निचली मेजों के चारों ओर फटे हुए गलीचों और सपाट गद्दों पर बैठे थे। लेकिन उसने जितने भी चेहरे देखे, उनमें काली आंखें और तांबे जैसी त्वचा थी। उसने हॉल के केंद्र के पास बीच वाली अग्निकुंड के पास सर जोरा मॉरमोंट को देखा। यह सम्मान की जगह थी, अगर उच्च सम्मान की नहीं। डोथराकी ने तलवार के साथ शूरवीर की वीरता का सम्मान किया। डैनी ने झिकी को उसे अपनी मेज पर लाने के लिए भेजा। मॉरमोंट तुरंत आया और उसके सामने एक घुटने पर बैठ गया। खलेसी, उसने कहा, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला हूं। उसने अपने बगल में भरे हुए घोड़े की खाल के कुशन को थपथपाया। बैठो और मेरे साथ बात करो। उसे अब तक दावत के लिए आ जाना चाहिए था। मैंने आज सुबह महामहिम को देखा, उसने उससे कहा। उसने मुझे बताया कि वह शराब की तलाश में पश्चिमी बाजार जा रहा है। इजाजत क्या है? शराब? डैनी ने संदेह से कहा।
विसेरीज को डोथराकी द्वारा पिए गए किन्वित घोड़ी के दूध का स्वाद पसंद नहीं था। वह यह जानती थी और वह इन दिनों अक्सर बाजारों में था। उन व्यापारियों के साथ शराब पीता था जो पूर्व और पश्चिम से बड़े कारवां में आते थे। उसे उनकी संगति उससे ज्यादा अनुकूल लगती थी। शराब, सर जोरा ने पुष्टि की, और उसने कारवां की रक्षा करने वाले भाड़े के सैनिकों से अपनी सेना के लिए लोगों की भर्ती करने के बारे में सोचा है। एक सेवारत लड़की ने उसके सामने खून से लथपथ पाई रखी और उसने दोनों हाथों से उस पर हमला किया। क्या यह बुद्धिमानी है? उसने पूछा। उसके पास सैनिकों को देने के लिए सोना नहीं है। क्या होगा अगर उसे धोखा दिया गया? कारवां के पहरेदारों को सम्मान के बारे में सोचकर बहुत कम परेशान होना पड़ता था, और किंग्स लैंडिंग में ऊसरपर को उसके भाई के सिर के लिए अच्छी कीमत चुकानी पड़ती थी। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, उसे सुरक्षित रखने के लिए। तुम उसकी शपथ वाली तलवार हो। हम वैस दोथराक में हैं, उसने उसे याद दिलाया। यहां कोई भी ब्लेड नहीं ले जा सकता या किसी आदमी का खून नहीं बहा सकता। फिर भी आदमी मरते हैं, उसने कहा। जोगो ने मुझे बताया, कुछ व्यापारियों के साथ हिजड़े होते हैं, बड़े आदमी जो रेशम के धागों से चोरों का गला घोंट देते हैं। इस तरह कोई खून नहीं बहता और देवता नाराज नहीं होते। तो फिर आशा करते हैं कि तुम्हारा भाई इतना समझदार होगा कि कुछ भी नहीं चुराएगा। सर जोरा ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह से चर्बी पोंछी और मेज के पास झुक गया। उसने तुम्हारे ड्रैगन के अंडे लेने की योजना बनाई थी, जब तक कि मैंने उसे चेतावनी नहीं दी कि अगर उसने उन्हें छुआ भी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। एक पल के लिए डैनी इतनी हैरान हो गई कि उसके पास कोई शब्द नहीं थे। मेरे अंडे, लेकिन वे मेरे हैं। मैजिस्टर इलिरियो ने उन्हें मुझे दिया, एक दुल्हन का तोहफा। विसेरी को क्यों चाहिए? वे केवल पत्थर हैं। यही बात माणिक, हीरे और फायर ओपल के बारे में भी कही जा सकती है। राजकुमारी और ड्रैगन के अंडे से अब तक दुर्लभ हैं। जिन व्यापारियों के साथ वह शराब पीता रहा है, वे उन पत्थरों में से एक के लिए भी अपनी मर्दानगी बेच देंगे, और तीनों विसेरी जितने चाहें उतने भाड़े के सैनिक खरीद सकते हैं। डैनी को पता नहीं था, उसे शक भी नहीं था, तो उसे उन्हें लेना चाहिए। उसे उन्हें चुराने की जरूरत नहीं है। उसे बस पूछना था। वह मेरा भाई है और मेरा सच्चा राजा है। वह तुम्हारा भाई है, सर जोरा ने स्वीकार किया। तुम समझ नहीं रही हो सर, उसने कहा। मेरी मां मुझे जन्म देते समय मर गई, और मेरे पिता और मेरे भाई रेगर उससे भी पहले। अगर विसेरीज मुझे बताने के लिए वहां नहीं होते तो मैं उनके नाम भी नहीं जान पाती। वह अकेला बचा था, एकमात्र। वह मेरे पास सब कुछ है। एक बार, सर जोरा ने कहा। अब नहीं खलीसी, अब तुम दोथराकी की हो। तुम्हारे गर्भ में वह घोड़ा सवार है जो दुनिया पर सवार साक्षी है। उसने अपना प्याला आगे बढ़ाया और एक गुलाम ने उसमें खट्टा, महकदार और थक्कों से भरा हुआ किण्वित घोड़ी का दूध भर दिया। डैनी ने उसे दूर भगा दिया। इसकी महक से भी उसे बीमार महसूस हो रहा था, और वह घोड़े के दिल को बाहर लाने का कोई जोखिम नहीं उठाती थी जिसे उसने खुद को खाने के लिए मजबूर किया था। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह घोड़ा क्या है? हर कोई मुझ पर चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह घोड़ा प्राचीन भविष्यवाणी में बताए गए खालों का खाल है बच्ची। वह दोथराकी को एक खालसर में एकजुट करेगा और पृथ्वी के छोर तक जाएगा, या ऐसा वादा किया गया था। दुनिया के सभी लोग उसके झुंड होंगे। ओह, डैनी ने धीमी आवाज में कहा। उसके हाथ ने उसके पेट के उभार पर अपने लबादे को नीचे की ओर खिसकाया। मैंने उसका नाम रेगो रखा है, एक ऐसा नाम जो उस सूदखोर के खून को ठंडा कर दे। अचानक डोरेह ने उसकी कोहनी को खींचा। मेरी महिला, दासी ने तत्काल फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारा भाई डैनी ने लंबे छतहीन हॉल की लंबाई में नीचे देखा, और वहां वह था, उसकी ओर बढ़ते हुए। उसके कदमों में झटके से वह तुरंत बता सकती थी कि विसेरीज को उसकी शराब मिल गई है, और कुछ ऐसा जो साहस के लिए पारित हो गया। उसने अपने लाल रेशमी कपड़े पहने हुए थे जो गंदे और यात्रा के दागदार थे। उसका लबादा और दस्ताने काले मखमल के थे जो धूप से फीके पड़ गए थे। उसके जूते सूखे और फटे हुए थे। उसके चांदी जैसे सुनहरे बाल उलझे हुए थे। चमड़े की म्यान में उसकी बेल्ट से एक लंबी तलवार लटक रही थी। दोथराकी ने तलवार को देखा जब वह गुजरा। डैनी ने चारों ओर से उठती हुई गालियां, धमकियां
और गुस्से से भरी बुदबुदाहट सुनी, जैसे कि ज्वार हो। ड्रमों की घबराहट भरी हकलाहट में संगीत खत्म हो गया। उसके दिल के चारों ओर एक डर की भावना घिर गई। उसके पास जाओ, उसने सर जोरा को आदेश दिया। उसे रोको, उसे यहां लाओ। उससे कहो कि अगर वह चाहे तो ड्रैगन के अंडे ले सकता है। शूरवीर तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरी बहन कहां है? विसेरीज चिल्लाया। उसकी आवाज शराब से भरी हुई थी। मैं उसकी दावत के लिए आया हूं। मेरे बिना खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा से पहले कोई नहीं खाता। वह कहां है? वेश्या ड्रैगन से नहीं छिप सकती। वह 3 अग्निकुंडों में से सबसे बड़े के पास रुक गया और दोथराकी के चेहरों को देखने लगा। हॉल में 5000 पुरुष थे, लेकिन केवल मुट्ठी भर लोग ही सामान्य भाषा जानते थे। फिर भी भले ही उसके शब्द समझ से बाहर हों, आपको केवल उसे देखने से पता चल जाएगा कि वह नशे में है। सर जोरा तेजी से उसके पास गया। उसके कान में कुछ फुसफुसाया। खल ड्रोगो अपने बगल में बैठे दूसरे खालों से कुछ कह रहा था। खल जोमो मुस्कुराया और खल ओगो जोर से ठहाके लगाने लगा। हंसी की आवाज सुनकर विसेरीज ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। खल ड्रोगो, उसने मोटे स्वर में कहा। उसकी आवाज लगभग विनम्र थी। मैं यहां दावत के लिए आया हूं। वह लड़खड़ाते हुए शेर जोरा से दूर चला गया और ऊंची बेंच पर 3 खालों के साथ शामिल हो गया। खल ड्रोगो उठा। डैनी की समझ से पहले ही दोथराकी में 1 दर्जन शब्द बोले और इशारा किया। खल ड्रोगो का कहना है कि तुम्हारी जगह ऊंची बेंच पर नहीं है। शेर जोरा ने अपने भाई के लिए अनुवाद किया। खल ड्रोगो का कहना है कि तुम्हारी जगह वहां है। विसेरीज ने उस ओर देखा जहां खल इशारा कर रहा था। लंबे हॉल के पीछे दीवार के पास एक कोने में गहरी छाया में, ताकि बेहतर लोगों को उन पर देखने की जरूरत न पड़े, मांस से दूर और सम्मान से कोसों दूर। वह राजा के लिए कोई जगह नहीं है, उसके भाई ने घोषणा की। यह जगह है, खल ड्रोगो ने आम भाषा में उत्तर दिया, जो डेनी ने उसे सिखाई थी, सोरफुट किंग के लिए। उसने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई। एक गाड़ी, खल रघाट के लिए गाड़ी लाओ। 5000 दोथराकी हंसने और चिल्लाने लगे। शेर जोरा विसेरीज के बगल में खड़ा था। उसके कान में चिल्ला रहा था, लेकिन हॉल में दहाड़ इतनी जोरदार थी कि डेनी सुन नहीं सकी कि वह क्या कह रहा था। उसके भाई ने वापस चिल्लाया और दोनों आदमी हाथापाई करते रहे, जब तक कि मॉर्मॉन्ट ने विसेरीज को फर्श पर गिरा नहीं दिया। उसके भाई ने अपनी तलवार निकाली। नंगी स्टील आग के गड्ढों से चमकती हुई एक भयावह लाल रंग की चमक में चमक उठी। उसने अपने सिर के ऊपर तलवार लहराई। वह उधार ली गई ब्लेड जो मैजिस्टर इल्लिरियो ने उसे और अधिक राजसी दिखने के लिए दी थी। दोथराकी हर तरफ से उस पर चिल्ला रहे थे, घिनौनी गालियां दे रहे थे। डैनी ने डर से एक शब्दहीन चीख निकाली। वह जानती थी कि यहां खींची हुई तलवार का क्या मतलब है, भले ही उसका भाई नहीं जानता हो। उसकी आवाज ने विसेरीज को अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया और उसने उसे पहली बार देखा। वह वहां है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसकी ओर बढ़ा, हवा में वार करते हुए, मानो दुश्मनों की दीवार के बीच से रास्ता काटना चाहता हो। हालांकि किसी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। ब्लेड तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसने उससे विनती की। कृपया विसेरीज, यह मना है। तलवार नीचे रखो और मेरे कुशन साझा करने के लिए आओ। वहां पीना है, खाना है। क्या तुम ड्रैगन के अंडे चाहते हो? तुम उन्हें ले सकते हो, केवल तलवार फेंक दो। जैसा वह तुमसे कहती है करो, मूर्ख, सर जोरा चिल्लाया। इससे पहले कि तुम हम सभी को मार डालो। विसेरीज हंसा। वे हमें नहीं मार सकते, वे यहां पवित्र शहर में खून नहीं बहा सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। उसने अपनी तलवार की नोक डेनेरीज के स्तनों के बीच रखी और उसे इश्फौशी नीचे की ओर उसके पेट के वक्र पर सरका दिया। मैं वह चाहता हूं जिसके लिए मैं आया था, उसने उससे कहा। मुझे वह मुकुट चाहिए जिसका उसने मुझसे वादा किया। मैं उस कमीने को काटकर उसके लिए छोड़ दूंगी। तलवार की नोक उसके रेशमी कपड़ों में घुस गई और उसकी नाभि में चुभ गई। विसेरीज रो रहा था। उसने देखा, रो रहा था और हंस रहा था, दोनों एक ही समय में। यह आदमी जो कभी उसका भाई था। दूर से, जैसे कि बहुत दूर से, डैनी ने अपनी दासी झिकी को डर के मारे रोते हुए सुना। विनती कर रही थी
कि वह अनुवाद करने की हिम्मत न करे कि खल उसे बांध देगा और उसे अपने घोड़े के पीछे पीछे पहाड़ों की मां तक खींच कर ले जाएगा। उसने लड़की के चारों ओर अपना हाथ रखा। डरो मत, उसने कहा, मैं उसे बता दूंगी। वह नहीं जानती थी कि उसके पास पर्याप्त शब्द हैं या नहीं। फिर भी जब वह समाप्त हो गई तो खल ड्रोगो ने दोथराकी में कुछ कठोर वाक्य बोले और वह जानती थी कि वह समझ गया है। उसके जीवन का सूरज ऊंची बेंच से नीचे उतर आया। उसने क्या कहा? हॉल में इतना सन्नाटा हो गया था कि वह खल ड्रोगो के बालों में लगी घंटियों की आवाज सुन सकती थी, जो उसके हर कदम के साथ धीरे से बज रही थीं। उसके ब्लड राइडर्स 3 तांबे की परछाइयों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। डेनेरीज पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। वह कहता है कि तुम्हारे पास एक शानदार सुनहरा मुकुट होगा जिसे देखकर लोग कांप उठेंगे। विसेरीज मुस्कुराया और अपनी तलवार नीचे कर ली। यह सबसे दुखद बात थी, वह चीज जिसने बाद में उसे फाड़ दिया, जिस तरह से वह मुस्कुराया। यही मैं चाहता था, उसने कहा, जो वादा किया गया था। जब उसके जीवन का सूरज उसके पास पहुंचा, डैनी ने एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर सरका दिया। खल ने एक शब्द कहा और उसके ब्लड राइडर्स आगे बढ़ गए। कोथो ने उस आदमी को बाहों से पकड़ लिया जो उसका भाई था। नहीं, वह चिल्लाया, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं ड्रैगन हूं, ड्रैगन, और मुझे ताज पहनाया जाएगा। खाल ड्रोगो ने अपनी बेल्ट खोली। पदक शुद्ध सोने के थे, विशाल और अलंकृत, प्रत्येक एक आदमी के हाथ जितना बड़ा था। उसने एक आदेश चिल्लाया। रसोइये गुलामों ने आग के गड्ढे से एक भारी लोहे का स्टू पॉट निकाला, स्टू को जमीन पर फेंक दिया और बर्तन को आग की लपटों में वापस कर दिया। ड्रोगो ने बेल्ट को फेंक दिया और बिना किसी भाव के देखा, क्योंकि पदक लाल हो गए और अपना आकार खोने लगे। वह उसकी आंखों के गोमेद में आग नाचती हुई देख सकती थी। एक गुलाम ने उसे मोटे घोड़े के बाल के दस्ताने की एक जोड़ी दी और उसने उन्हें खींच लिया। कभी उस आदमी की तरफ नहीं देखा। विसेरीज ने मौत का सामना कर रहे कायर की ऊंची शब्दहीन चीख चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने लात मारी और मरोड़ा, कुत्ते की तरह फुसफुसाया और बच्चे की तरह रोया, लेकिन डोथराकी ने उसे अपने बीच कसकर पकड़ रखा था। सर जोरा डैनी के पास पहुंच गया था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुड़ जाओ मेरी राजकुमारी, मैं तुमसे विनती करता हूं। नहीं, उसने सुरक्षात्मक ढंग से अपने पेट के उभार पर अपनी बाहें मोड़ ली। अंत में विसेरीज ने उसकी ओर देखा। बहन, कृपया डैनी, उन्हें बताओ, उन्हें बनाओ प्यारी बहन। जब सोना आधा पिघल गया और भागने लगा तो ड्रोगो आग की लपटों में पहुंचा, बर्तन को छीन लिया। मुकुट, वह दहाड़ा। यहां उसके पैर मिट्टी के फर्श पर उन्मत्त गति से चल रहे थे, धीमे हो गए, रुक गए। पिघले हुए सोने की मोटी बूंदें उसकी छाती पर टपक रही थीं, जिससे लाल रेशम सुलगने लगा, फिर भी खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। वह कोई ड्रैगन नहीं था, डैनी ने सोचा, अजीब तरह से शांत। आग ड्रैगन को नहीं मार सकती। एडवर्ड विंटरफेल के नीचे तहखानों से गुजर रहा था, जैसा कि वह पहले हजारों बार चल चुका था। विंटर के राजाओं ने उसे बर्फीली आंखों से गुजरते हुए देखा और उनके पैरों के पास मौजूद भयंकर भेड़ियों ने अपने बड़े पत्थर के सिर घुमाए और गुर्राए। सबसे आखिर में वह उस कब्र पर पहुंचा जहां उसके पिता सोए थे। उसके बगल में ब्रैंडन और लियाना थे। मुझसे वादा करो नेड, लियाना की मूर्ति फुसफुसाई। उसने हल्के नीले गुलाबों की एक माला पहनी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। एडवर्ड स्टार्क झटके से सीधा खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके चारों ओर कंबल उलझे हुए थे। कमरा काला था और कोई दरवाजा खटखटा रहा था। लॉर्ड एडवर्ड, एक आवाज मौश जोर से पुकारी। एक पल, नंगा और मदहोश, वह अंधेरे कमरे में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि टॉमर्ड मुट्ठी उठाए हुए था और केन हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए था। उनके बीच राजा का अपना प्रबंधक खड़ा था। उस आदमी का चेहरा शायद पत्थर से तराशा गया था, इसलिए यह बहुत कम दिखाई दे रहा था। मेरे प्रभु हैंड, उसने कहा, महाराज आपकी उपस्थिति का आदेश देते हैं, तुरंत। तो रॉबर्ट अपने शिकार से लौट आया था। बहुत समय बीत चुका था। मुझे कपड़े पहनने के लिए कुछ पल चाहिए।
नेड ने आदमी को बिना इंतजार किए छोड़ दिया। केन ने उसे कपड़े पहनाए, सफेद लिनन की अंगरखी और ग्रे लबादा, उसके प्लास्टर शीथेड पैर के नीचे से कटी हुई पतलून, उसका कार्यालय का बैज और सबसे आखिर में भारी चांदी की कड़ियों की एक बेल्ट। उसने अपनी कमर पर वेलेरियन खंजर पहना हुआ था। केन और टॉमर्ड ने उसे आंतरिक बेली के पार पहुंचाया। तब रेड कीप अंधेरा और शांत था। चांद दीवारों पर नीचे लटका हुआ था, पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा था। प्राचीर पर एक सोने का लबादा पहने एक गार्ड अपने चक्कर लगा रहा था। शाही अपार्टमेंट मेघोर के होल्डफास्ट में थे, जो एक विशाल चौकोर किला था जो लाल किले के बीचों बीच 12 फीट मोटी दीवारों और लोहे की कीलों से सजी सूखी खाई के पीछे बसा था। एक महल के भीतर एक महल। सर बोरोस ब्लाउंड पुल के दूर के छोर की रखवाली करते थे। चांदनी में सफेद स्टील का कवच भूतिया लग रहा था। अंदर नेड किंग्सगार्ड के 2 अन्य शूरवीरों के पास से गुजरा। सर प्रेस्टन ग्रीनफील्ड सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और सर बैरिस्टन सेल्मी राजा के शयन कक्ष के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। सफेद लबादे में 3 आदमी, उसने सोचा याद करते हुए, और उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। सर बैरिस्टन का चेहरा उसके कवच की तरह पीला पड़ गया था। नेड को केवल उसे देखने के लिए यह सा जानना का था कि कुछ भयानक रूप से गलत था। शाही प्रबंधक ने दरवाजा खोला। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क, राजा का हाथ, उन्होंने घोषणा की। उसे यहां लाओ, रॉबर्ट की आवाज ने पुकारा, अजीब तरह से मोटी। शयन कक्ष के दोनों छोर पर जुड़वा चूल्हों में आग जल रही थी। नौकर आगे पीछे घूम रहे थे लकड़ियां आग में डाल रहे थे, और शराब उबाल रहे थे। सेर्सी लैनिस्टर अपने पति के बगल में बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मानो नींद से, लेकिन उसकी आंखों में नींद जैसी कोई बात नहीं थी। वे नेड के पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि टॉमर्ड और केन ने उसे कमरे से बाहर निकलने में मदद की। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, मानो वह अभी भी सपना देख रहा हो। राजा ने अभी भी अपने जूते पहने हुए थे। नेड को सूखी मिट्टी और घास के पत्ते चमड़े से चिपके हुए दिखाई दे रहे थे, जहां रॉबर्ट के पैर कंबल के नीचे चिपके हुए थे। फर्श पर एक हरा डबलट पड़ा था जिसे काटकर फेंक दिया गया था। कपड़ा लाल भूरे रंग के धब्बों से भरा हुआ था। कमरे में धुएं, खून और मौत की गंध आ रही थी। नेड। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक। मुझे ढूंढ लिया। ग्रेगर का सिर, बदसूरत विचार, हाउंड को कभी नहीं बताया। सेर्सी को उसे आश्चर्यचकित करने दो। दर्द के एक झटके के साथ उसकी हंसी एक घुरघुराहट में बदल गई। भगवान दया करें, उसने अपनी पीड़ा को निगलते हुए कहा। लड़की, डेनेरीज, केवल एक बच्ची। आप सही थे, गलत। यह गलत था। मैं केवल एक लड़की, वैरीज, लिटिल फिंगर, यहां तक कि मेरा भाई बेकार, मुझे कोई नहीं जो तुम्हारे अलावा ना कहे। नेड, केवल तुम, उसने अपना हाथ उठाया। इशारा दर्द भरा और कमजोर था। कागज और स्याही वहां मेज पर, जो मैं तुम्हें बताऊं, लिखो। नेड ने कागज को अपने घुटने पर फैलाया और कलम उठा ली। आपकी आज्ञा से महामहिम, यह हाउस बैराथियोन के रॉबर्ट की वसीयत और वचन है। अपने नाम के प्रथम, एंडाल के राजा और बाकी सभी लानत शीर्षकों में डाल दो। आप जानते हैं कि यह कैसे होता है। मैं हाउस स्टार्क के एडार्ड, विंटरफेल के लॉर्ड और राजा के हाथ को आदेश देता हूं कि वह मेरी मृत्यु पर मेरे स्थान पर शासन करने के लिए लॉर्ड रीजेंट और दायरे के रक्षक के रूप में सेवा करें। रॉबर्ट के चेहरे पर पीड़ा साफ साफ दिख रही थी। वह उसे और अधिक चोट नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए नेड ने अपना सिर झुकाया और लिखा। लेकिन जहां राजा ने मेरा बेटा जोफ्रे कहा था, वहां उसने मेरा वारिस लिख दिया। धोखे ने उसे गंदा महसूस कराया। उसने सोचा, हम प्यार के लिए झूठ बोलते हैं। भगवान मुझे माफ करें। आप मुझसे और क्या कहलवाना चाहेंगे? कहो, जो भी तुम्हें कहना है। रक्षा करो और बचाओ। पुराने और नए देवताओं, तुम्हारे पास शब्द हैं, लिखो। मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम इसे परिषद को दे देना। रॉबर्ट, नेड ने दुख से भरी आवाज में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे सामने मत मरो। राज्य को तुम्हारी जरूरत है। रॉबर्ट ने उसका हाथ थाम लिया, उंगलियां जोर से दबाते हुए।
बहुत बुरे झूठे हो नेड स्टार्क, उसने अपने दर्द के माध्यम से कहा। राज्य राज्य जानता है मैं कितना दुखी राजा रहा हूं। एरीज जितना बुरा, भगवान मुझे बख्श दें। नहीं, नेड ने अपने मरते हुए दोस्त से कहा। एरीज जितना बुरा नहीं महामहिम, एरीज जितना बुरा नहीं। रॉबर्ट ने एक कमजोर लाल मुस्कान बिखेरी। कम से कम वे कहेंगे यह आखिरी बात, यह मैंने सही किया। तुम मुझे निराश नहीं करोगे, तुम अब शासन करोगे, तुम इससे नफरत करोगे, मुझसे भी बदतर, लेकिन तुम अच्छा करोगे। क्या तुमने लिखना बंद कर दिया है? हाँ महामहिम, नेड ने रॉबर्ट को कागज दिया। राजा ने बिना सोचे समझे अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिससे पत्र पर खून के धब्बे पड़ गए। मुहर की गवाही होनी चाहिए। मेरे अंतिम संस्कार की दावत में सुअर को परोसो, रॉबर्ट ने कर्कश स्वर में कहा। सेब उसके मुंह में है, उसकी त्वचा जली हुई है। कमीने को खाओ, परवाह मत करो अगर तुम मुझसे घुट जाओ। मुझसे वादा करो नेड। मैं वादा करता हूं, मुझसे वादा करो नेड। लियाना की आवाज गूंजी। लड़की, राजा ने कहा। डेनरीज, उसे जीने दो, अगर तुम कर सकते हो। अगर बहुत देर नहीं हुई है उनसे बात करो वैरीज। लिटिल फिंगर, उन्हें उसे मारने मत दो। और मेरे बेटे नेड की मदद करो, उसे मुझसे बेहतर बनाओ, उसने कराहते हुए कहा। भगवान दया करें। वे दया करेंगे मेरे दोस्त, नेड ने कहा। वे दया करेंगे। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। एक सुअर ने मारा, उसने बड़बड़ाया। हंसना चाहिए लेकिन यह बहुत दर्द देता है। नेड हंस नहीं रहा था। क्या मैं उन्हें वापस बुलाऊं? रॉबर्ट ने एक कमजोर सिर हिलाया। जैसा आप चाहें। भगवान, यहां इतनी ठंड क्यों है? नौकर वापस भागे और आग जलाने के लिए जल्दी से चले गए। रानी जा चुकी थी। कम से कम यह थोड़ी राहत थी। अगर उसे थोड़ी भी समझ होती तो सेर्सी अपने बच्चों को लेकर सुबह होने से पहले उड़ जाती, नेड ने सोचा। वह पहले ही बहुत देर तक रुकी हुई थी। राजा रॉबर्ट को उसकी याद नहीं आ रही थी। उसने अपने भाई रेनेली और ग्रैंड मास्टर पाइसेले को गवाह के तौर पर खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपनी मुहर को नेड द्वारा उसके पत्र पर टपकाए गए गर्म पीले मोम में दबा दिया था। अब मुझे दर्द के लिए कुछ दो और मुझे मरने दो। जल्दी से ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने उसे खसखस के दूध का एक और घूंट मिलाया। इस बार राजा ने खूब पिया। जब उसने खाली प्याला एक तरफ फेंका तो उसकी काली दाढ़ी मोटी सफेद बूंदों से सजी हुई थी। क्या मैं सपना देखूंगा? नेड ने उसे जवाब दिया। तुम सपना देखोगे मेरे प्रभु? अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं लियाना को तुम्हारा प्यार दूंगा नेड। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। शब्द नेड के पेट में चाकू की तरह घूम गए। एक पल के लिए वह असमंजस में पड़ गया। वह खुद को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सका। फिर उसे कमीने याद आए। छोटी बारा अपनी मां के स्तन पर, माया घाटी में, गेंड्री अपने फोर्ड्स पर और बाकी सभी। मैं आपके बच्चों की ऐसे रक्षा करूंगा जैसे वे मेरे अपने हों, उसने धीरे से कहा। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। नेड ने अपने पुराने दोस्त को तकिए में धीरे से दुबकते हुए देखा, जबकि खसखस का दूध उसके चेहरे से दर्द को धो रहा था। उसे नींद आ गई। ग्रैंड मास्टर पाइसेले के नेड के पास आने पर भारी जंजीरें धीरे से झंझना उठी। मैं अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगा मेरे प्रभु, लेकिन घाव ने उसे और भी गहरा कर दिया है। उसे वापस लाने में उन्हें 2 दिन लग गए। जब तक मैंने उसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं महामहिम की पीड़ा को कम कर सकता हूं, लेकिन अब केवल देवता ही उसे ठीक कर सकते हैं। कितना समय? नेड ने पूछा। वास्तव में उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। मैंने कभी किसी व्यक्ति को जीवन से इतनी दृढ़ता से चिपके हुए नहीं देखा। मेरा भाई हमेशा मजबूत था, लॉर्ड रेनेली ने कहा। शायद बुद्धिमान नहीं, लेकिन मजबूत। शयन कक्ष की चिलचिलाती गर्मी में उसका माथा पसीने से लथपथ था। वह वहां खड़ा रॉबर्ट का भूत हो सकता था, युवा, काला और सुंदर। उसने सुअर को मार डाला। उसके पेट से उसकी अंतड़ियां निकल रही थीं, फिर भी किसी तरह उसने सुअर को मार डाला। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। रॉबर्ट कभी भी युद्ध के मैदान को छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, जब तक कि